जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज ये हिंदी की हमारी दूसरी क्लास होने वाली है जिसका नाम है वर्णमाला। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी हिंदी की पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाके देख लेना। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला होता क्या है? वर्ण प्लस माला, यानी कि वर्णों का समूह। ठीक है, वर्णों का समूह। अब वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा सारा का सारा जो कुछ भी मैं लिखवाता हूँ, कॉपी पेन उठा के नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ वर्णमाला जितने भी चैप्टर मैं आपको वीडियो में कराता रहूँगा उनसे अलग एक भी क्वेश्चन, अगर मैंने आज तुम्हें वर्णमाला पढ़ाई तो वर्णमाला से अलग एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाला। जो भी क्वेश्चन होगा वो आज मैं आपको सारे नोट डाउन करवा दूंगा। ठीक है, सारा का सारा बस जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ वो अपना याद रखना, जितना भी जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं ध्वनि पर। ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक है, ध्वनि होती है मौखिक इकाई, वर्ण होता है लिखित इकाई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे वर्ण कहते हैं, यानी कि ध्वनि जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि वर्ण से भी छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं स्वर की तरफ। स्वर क्या होता है? आपने देखो, आपको पता होगा ए आ छोटी बड़ी ये सब स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन स्वर की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होती है स्वर की? एक का उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती है। लेकिन जैसे कि देखिए, अगर हम स्वर को बोले, एक स्वर को ए को बोले, आ को बोले, इसमें कोई भी दूसरा वर्ण छिपा हुआ नहीं है, ये खुद में स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम स्वर कहेंगे। ठीक है, अपने आप में स्वतंत्र है, बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं स्वरों की संख्या पे। स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, अगर कहीं भी लिखा आए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो लिखेंगे 11। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए उच्चारण के आधार पर या फिर लिखित आधार पर कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर हो गए 10। ठीक है, कौन कौन से होंगे? सारे के सारे हो गए। इसमें क्या नहीं होगा? इसमें री, अंग और ए ये नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर। लेकिन अगर हम बात करें लिखित के आधार पर, तो लिखित के आधार पर 13 के 13, यानी कि ए से लेके ए तक जितने भी आपने बचपन में पढ़े हैं सारे के सारे लिखित आधार पर 13 के 13 स्वर होते हैं। ठीक है, एक बात और नोट डाउन करके रखिएगा, इसको हाईलाइट करके रखिएगा कि अंग और ए क्या होते हैं? अयोगवाह ध्वनि होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है जरूर कि अयोगवाह ध्वनियों को पहचाने, तो उसमें अंग दे देगा, ए दे देगा, या फिर दोनों के दोनों दे देगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे थोड़ा हाईलाइट करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन हमेशा याद रखिएगा, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन को बोलने के लिए किसी दूसरे स्वर की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे क को बोलने के लिए क प्लस ए की जरूरत होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ रियलिटी में व्यंजन होता है केवल ये। ठीक है, ये व्यंजन नहीं होता, व्यंजन होता है केवल ये जिसके साथ हलंत लगा होगा, वो हमेशा प्योर व्यंजन होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम 5 तरीके से करेंगे। ठीक है, 5 तरीके से हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहला मात्रा के आधार पर। ठीक है, दूसरा है जाति के आधार पर, तीसरा है जीभ के आधार पर। ठीक है, जाति के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। ठीक है, और उच्चारण के आधार पर। ठीक है, पहला इसमें जो है मात्रा के आधार पर, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मात्रा के आधार पर जो है वो हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, ये होता है मात्रा के आधार पर। क्यों? क्योंकि हर्ष स्वर वो होता है जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हर्ष स्वर। ठीक है, जैसे ए, ई, छोटा ऊ, री। ठीक है, इनको हम तेजी से बोल सकते हैं ए, ई, उ। ठीक है, लेकिन हम
अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। जैसे हम बोले अ, ई, यानी कि लंबा खींचना पड़ता है इनको, ठीक है। ए ओ औ, ठीक है, इनको ज़्यादा लंबा खींचना पड़ता है, इसलिए दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर हमारा होता है ओम, ओम जिसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं जाति के आधार पर, ठीक है। एक को बोलते हैं सजाति यानी कि समजाति वाले, एक होता है विजातीय यानी कि अलग अलग जाति वाले, ठीक है। सजातीय का मतलब क्या है? समान जाति का, यानी कि ए और ए मिलकर क्या बनाते हैं? आ। तो ये समान जाति के हो गए, लेकिन ये समान जाति के हो गए, इनको कहेंगे सजातीय स्वर, ठीक है। जैसे छोटी छोटी मिलकर बनती है बड़ी, छोटा छोटा मिलकर बनता है बड़ा, ठीक है, इनको बोलेंगे हम सजातीय। और जो विजातीय हो गए जो ए है वो कहीं कहीं से मिलकर बनेगा वो ए से, और छोटी ई से मिलकर बनेगा ए। लेकिन जब हम आई को बनाएंगे, ए नक को, आई को, तो आई को लिखेंगे हम ए प्लस ए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। देखो अगर हम ए को लिखते हैं, ए को लिखेंगे हम ए प्लस ई के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर हम ए को लिखेंगे ए, तो ए को लिखेंगे हम ए प्लस ए बराबर ए, ठीक है। ओ को लिखेंगे हम ऊ प्लस ए, ठीक है, ओ, ठीक है। अगर हम औ की बात करें तो ओ प्लस ए, ठीक है। ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता दूं, जो बड़ा है उसमें पहला छोटा और एक ए, जो बड़ा है उसमें पहले एक छोटा फिर एक ए, ठीक है। जो छोटा है उसमें जिसकी ध्वनि निकलेगी ए, ठीक है, ओ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो चारों होते हैं ए, आई, ओ, औ, ये चारों के चारों संयुक्त स्वर, ये होते हैं चार, ये चारों ए, आई, ओ, औ, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, ये सब कुछ एग्जाम में पूछ लेता है। विजातीय शब्द कौन सा है, ठीक है, ये सब कुछ पूछ लेता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है नंबर 3, जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं स्वर जीभ के आधार पर, यानी कि हमारी जो जीभ है इसके आकृति के आधार पर जो ध्वनियाँ निकलती है। जैसे अग्र स्वर, अग्र का मतलब है जीभ जब आगे होगी, जैसे ई, ठीक है, ई, ए, आई, यानी कि जीभ हमारी आगे होगी तो उसको बोलेंगे अग्र स्वर। जो जीभ आगे करके वर्ण हमारे मुंह से निकलेंगे वो कहलाएंगे अग्र स्वर। और पश्च स्वर यानी कि हमारी जीभ जो पीछे करके जो आवाज़ निकलती है, जैसे आ, यानी कि जीभ सुकड़ कर पीछे चली गई, आ, ए, आ, उ, ओ, ठीक है, और री, ठीक है, यानी कि जीभ ऐसे घूम जाती है, इसमें होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर जीभ आगे, पश्च स्वर जीभ पीछे, ठीक है। और मध्य स्वर यानी कि उदासीन होता है ए, ठीक है, इसमें जीभ बीच में रहती है, न तो आगे और ना पीछे, ठीक है दोस्तों। समझ में आए सब, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा कि उदासीन स्वर कौन सा है, ठीक है दोस्तों। इन चीज़ों को जो मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करके लिखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मध्य स्वर होता है उदासीन हमेशा, ठीक है। और उदासीन वर्ण कौन सा है? ए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलना, ठीक है। उदासीन वर्ण पूछ लेगा, उदासीन स्वर पूछ लेगा कौन सा है, तो ए। पश्च स्वर यानी कि जीभ के आधार पर पश्च स्वर कौन सा है निम्न में से बताइए, ठीक है। इनमें से कोई सा एक दे देगा, ठीक है। अग्र स्वर कौन सा है? अग्र स्वर यानी कि जीभ आगे करके जो बोले जाते हैं, ठीक है। अब अपनी जीभ को आगे पीछे करके बोल कर देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा अग्र स्वर है कौन सा पश्च स्वर है, याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं आगे। चौथे नंबर पर क्या है? मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मुख खुलने के आधार पर यानी कि ये तो बताया मैंने जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ अगर आगे रहेगी तो ये, पीछे रहेगी तो ये, और बीच में रहेगी तो ये। लेकिन हमारा मुख खुलने के आधार पर यानी कि होठों की आकृति के आधार पर, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ संवृत, आप ई बड़ी ऊ, इनको बोल कर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा संवृत होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ई यानी कि होठों का थोड़ा सा खुलना, ठीक है,
वो कहलाता है समव्रत। अर्ध समव्रत यानी कि होठों का आधा खुलना, ठीक है, जितना इसमें खुला उससे आधा इसमें खुलेगा, ए ओ, ठीक है। अब आता है विव्रत। विव्रत यानी कि पूरा का पूरा मुंह खुलना, जैसे आ, ठीक है, पूरा का पूरा मुंह खुलना। अर्धविव्रत, अर्धविव्रत जिसमें आधा मुंह खुलता है, ठीक है। में तो होठों की आकृति के आधार पर ये दो, ये है मुख के आधार पर यानी कि मुंह खुलने के आधार पर। इसमें मैंने लिखा है पूरा मुख खुलेगा, विव्रत में पूरा मुख खुलेगा। विव्रत का मतलब है व्रत। व्रत आप जानते हो कि व्रत होता है हमेशा गोल, तो इस तरीके से याद रखिएगा, व्रत विव्रत, ठीक है। विव्रत पूरा मुंह खुलेगा, अर्धव्रत आधा मुंह खुलेगा, और अर्ध समव्रत यानी कि समव्रत यानी कि होठों के आधार पर आधे होठ खुलेंगे, ठीक है। इसमें समव्रत यानी कि पूरे होठ खुलेंगे, ठीक है। आई बात यहाँ तक समझ में? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। दोस्तों ज़्यादा बड़ी वीडियो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सिर्फ वही कराऊंगा, ठीक है। और आप यकीन मानिए जितना मैं कराऊंगा, चाहे मैं थोड़ा कराऊँ या ज़्यादा कराऊँ, जितना भी मैं कराऊंगा क्वेश्चन केवल उन्हीं से बनने हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊँगा केवल उनको पढ़ लेना, 2 महीने में SSC GD मैं निकलवा दूँगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए अब देखते हैं, पहले देखेंगे वर्ण, टोटल वर्ण, ठीक है। स्वरों में मैंने आपको बताया कि स्वर टोटल होते हैं 11, ठीक है। अगर वो कहे उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं 10, और कहे लिखित आधार पर कितने होते हैं 11, ठीक है। उच्चारण के आधार पर अगर कहे तो उसमें क्या नहीं होगा, उसमें री का ऋषि नहीं होगा। अगर वो कहे लिखित आधार पर तो उसमें क्या नहीं होगा, उसमें अंग और अ नहीं होगा, बाकी सब हो गए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं व्यंजन, जो मैंने लिख दिए है नीचे। अयोगवा मैंने आपको बताया था, स्वर में भी अंग और अ, ये अयोगवा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। जैसे हमारे क्या थे, संयुक्त स्वर कितने थे, संयुक्त स्वर भी 4 थे और संयुक्त व्यंजन भी 4 है। चलिए अब संयुक्त व्यंजन में देख लेते हैं अक्षत्रिय। अक्षत्रिय का स्थान, अगर मैं कहूँ अक्षत्रिय का स्थान लिखित के आधार पर कहाँ पे होना चाहिए, तो क्या कहेंगे कि अक्षत्रिय बनता है कहीं से, क, श और ऐसे मिल के बना होता है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त ही एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर जो बना होता है उसे संयुक्त कहते हैं, वो चाहे व्यंजन हो या फिर स्वर हो, ठीक है दोस्तों। अब अक्षत्रिय कहीं से मिलकर बना है, क, श और ऐ से मिलकर बना है। वैसे ही त्रय कहीं से मिलकर बना है, त, र, ए यानी कि त्रय। अज्ञानी जय, अय और ऐ से मिलकर बना है। श्रय कहीं से मिलकर बना है, स, र और ऐ से मिलकर बना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं कहूँ इनका स्थान की बात, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में भी बहुत सारी शिफ्टों में पूछा गया था, SSC GD में भी ये क्वेश्चन आया था कि अक्षत्रिय का स्थान निम्न में से किसके बाद होगा, ठीक है। तो अक्षत्रिय का स्थान क, अक्ष, ख, ग, घ ऐसे होगा, यानी कि अक्षत्रिय का स्थान कहाँ होगा, क के बाद होगा। हमेशा याद रखना इस बात का, अक्षत्रिय का स्थान होगा क के बाद, त्रय का स्थान होगा त के बाद, जय अज्ञा का स्थान होगा जय के बाद, श्रय का स्थान होगा स के बाद, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना और अपने नोट्स में हाईलाइट करके अच्छे से लिख लेना। ये एक क्वेश्चन डेफिनेटली SSC GD में इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है उत्सिक्त व्यंजन। उत्सिक्त व्यंजन कितने होते हैं 2। कौन कौन से, ढ, ड और ढ, ठीक है। अगर मैं कह दूँ ढक्कन, अगर मैं कहूँ आपको कि आप ढक्कन लिखो, ठीक है, ढक्कन लिख दिया। अब ये है सही, लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पे ये लगा दूँ तो क्या अब भी सही है? नहीं जी, ये अब हो गया गलत, ठीक है। ऐसे ही मैंने आप लिख दिया है यहाँ पे, इसमें इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा, यानी कि स्टार्टिंग में उत्सिक्त व्यंजन का प्रयोग किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में नहीं होगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ड, ये भी लिखा है मैंने, और ड ये भी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम शब्द के स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल शब्द के स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हम, ठीक है। जैसे कि आप अंग्रेजी शब्दों में देखेगा रोड, ROAD रोड होता है, हिंदी में हम लिखते हैं रोड, लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं जी? नहीं लिख सकते हम इसको ऐसे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी वर्ड्स में जो रोड लिखे जाते हैं उनमें भी ये
ये वाला उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं होता, बल्कि ड और ढ एक व्यंजन होते हैं। ठीक है। उपसर्ग के साथ, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दों के स्टार्टिंग में लगने वाले जो उपशब्द होते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे डर से पहले नी लगा है, ठीक है, अगर नी, डर से पहले नी लगा है तो डर में हमें ये बिंदु नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु नहीं लगाना हमें, क्योंकि ये उपसर्ग में है। इन चीज़ों का आपको दोस्तों याद रखना है। ये चीज़ें एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, और एक एक चीज़ें मैं ऐसी लिखवा रहा हूँ आपको। कुछ भी, ये जो कुछ मैं आपको अपने बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, कुछ भी चीज़ मिस करने लायक बिल्कुल नहीं है। एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से लिखनी है। ठीक है। एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, बेफालतू की चीज़ें मैं आपको एक भी वर्ड फालतू का नहीं लिखवाने वाला। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वीडियो को लेंथी नहीं करना है। लेंथी वीडियो करो, मेरे पास वाईफाई का जुगाड़ नहीं है, अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो मैं वीडियो को छोटी रखने वाला हूँ, लेकिन सारी की सारी इंपॉर्टेंट, एक चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एक भी मिस नहीं होने दूंगा। सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा छोटी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है अनुस्वर के साथ। अनुस्वर क्या होता है? जिनके ऊपर बिंदु लगा होता है उन्हें कहते हैं अनुस्वर, और जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उनको कहते हैं अनुनासिक स्वर। ठीक है दोस्तों, तो अनुस्वर में भी चंडी में ये नीचे बिंदु नहीं लगने वाले, ये बिंदु नहीं लगने वाले, ये बिंदु इसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, अनुस्वर में बिंदु नहीं लगेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अब चलिए बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन हमारे पास कितने हैं? 33 व्यंजन है, जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। 25 यहाँ पे लिखे हैं, 4 ये और 4 ये। ठीक है, 25 और 4 29 और 4 33। ठीक है, मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जो पहले 5 ऐसे 5 और ऐसे 5 जो वर्ड है ये 25, इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको हम? स्पर्शी व्यंजन। ये स्पर्शी व्यंजन इनको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह र ल व को हम बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, यह र ल व को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इनको अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन बोलेंगे हम इन्हें 25 को। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा, वो क्वेश्चन में देगा कि निम्न में से कौन सा स्पर्शी व्यंजन नहीं है या फिर है। अगर वो बोलेगा स्पर्शी व्यंजन नहीं है तो वो इनमें से कोई सही दे देगा। ठीक है, इनमें से 3 हो ही गए, लेकिन इनमें से एक दे देगा अगर वो पूछेगा कौन सा नहीं है। अगर वो पूछेगा स्पर्शी व्यंजन कौन सा है तो 3 इनमें से उठा लेगा, 1 इसमें से उठा लेगा। ठीक है, तो आपको बताना है इन 25 में से ये 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए, ये नहीं हो गए। ठीक है, यह र ल व ये अंतस्थ व्यंजन हो गए, और स है ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं तुम्हें। क्वेश्चन ये पूछेगा निम्न में से कौन सा ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म संघर्षी वो एक जगह भी दे सकता है, ये अलग अलग भी दे सकता है, पूछ सकता है ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तब भी ये बताना, ये वाला बॉक्स में जो चारों लिखे हैं। ठीक है, अगर पूछेगा संघर्षी कौन सा है तब भी ये चारों, और अगर पूछेगा ऊष्म संघर्षी कौन सा है तो तब भी ये चारों। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने आपको स्वरों के 4 प्रकार मैंने पढ़ा दिए थे। 4 प्रकार से जीभ के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, 5वां है उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर देखते हैं। उच्चारण के आधार पर सबसे पहले उच्चारण कहीं से होता है? उच्चारण होता है ध्वनियों से। ठीक है, ध्वनि से तो उच्चारण करते हैं हम। अब देखिए, मैंने आप 25 के 25 व्यंजन आपके सामने लिखे हैं। क्रम पहले वर्ग को बोलते हैं हम क वर्ग, ये होता है च वर्ग, ये होता है ट वर्ग, ये होता है त वर्ग, और ये होता है प वर्ग। ठीक है, इसका नाम होता है ये। ठीक है, अगर मैं कहूँ प वर्ग में क्या आता है? प फ ब भ म सब कुछ आ जाता है। त वर्ग में क्या आता है? त थ द ध न। ठीक है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। अगर आगे चलते हैं, आगे ध्वनि, कंठव्य ध्वनि कौन सी है? कंठव्य ध्वनि होती है क वर्ग की। क वर्ग यानी कि ऐसे क ख ग घ ड, क वर्ग, ये होता है कंठ ध्वनि। ठीक है, सबसे पहला है तो ध्वनि कहाँ से निकलती है? हमारे कंठ से। सबसे पहला स्थान कंठ होता है ध्वनि का। ठीक है, निकलने का, तो सबसे पहले स्थान पे कंठ, यानी कि क का ध्यान रखना। कैसे? क ख ग घ ड। ठीक है, और इनको भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम आ रहे हैं कंपटीशन को देखते हुए थोड़ा लेवल टफ करते जा रहे हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, तो टफ में वो क्या पूछ लेगा? इनको छोड़ के बस इसको पूछ लेगा। ठीक है, कंठव्य ध्वनि में ए आ है को पूछ लेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है को पूछेगा। ठीक है,
मैं बता सकता हूँ इस चीज़ को, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, वो है का ऑप्शन में जरूर रखेगा, ठीक है, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। कंठव्य ध्वनि कौन सी है, कै ख गै गै डै को ना दे के उसने दिया हुआ था है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं च वर्ग में, च छ जय जय अय्य, ये होता है तालव्य। आपने देखा होगा कंठ से ऊपर, इधर ऊपर जो ऐसी संरचना लटकी हुई होती है उसको बोलते हैं हम तालव्य, ठीक है। अब बोल के देख लीजिए, च छ जय, आपको ऐसा लगेगा जैसे ध्वनि ऊपर तालव्य में टकरा रही हो, ठीक है। तो ऐसे ही ई बड़ी य से, ये भी सब तालव्य में आएंगे, ठीक है। अब आएगा त ठ ड ढ और अण, ये कहीं में आएगा मूर्धन्य में। अब जैसे ही हम कंठ से ऊपर आते हैं तालव्य, तालव्य से ऊपर आते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य होता है जहाँ पे जीभ टिकी हुई होती है, उसके ऊपर का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य में क्या आएगा, री रेस है और तुम्हारा ट वर्ग सारा का सारा, ठीक है। अब क्रम याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, देखना मूर्धन्य कौन से नंबर पर आता है, सबसे पहले कंठ आएगा, फिर तालव्य आएगा, फिर मूर्धन्य आएगा, ठीक है, यानी कि तीसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे क्या आता है, कै गै गै च छ छ जय तै थ ड ढ, तो क्या आएगा ट ठ ड ढ, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ गया दंतव्य। अब मूर्धन्य के बाद क्या आया, दंतव्य, दांत का नंबर आया, ठीक है। अब बोल के देखिए, तै थ दै ध, ये जो जीभ है तुम्हारे दांत को बाहर को पुश करेगी, यानी कि दांत को टच करेगी तुम्हारे, ठीक है। ऐसे ही ले से जय जय, ये फारसी शब्द होते हैं, ठीक है, ये भी दंतव्य में आते हैं, और ये तय वर्ग पूरा का पूरा। अब आते हैं पै वर्ग पर। पै वर्ग होते हैं, अब नंबर आया कहीं का, दांत के बाद बाहर को ध्वनि निकलेगी बाहर को, ठीक है, बाहर को निकलेगी, तो बाहर अब क्या आ गया, अब आ गए होठ, ठीक है, अब आ गए होठ। अब पै वर्ग पूरा का पूरा होठ, और जी ए उ। अब बोल के देखिए ए उ, तो होठों की संरचना बनती है, ठीक है, इसलिए ये ओष्ठ्य होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आया समझ में, नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक है। रिवीजन बार बार करिएगा ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। कंठ है, कंठ प्लस तालव्य इज इक्वल टू कंठ तालव्य, ठीक है, एक जगह मिक्स हो गया आएगा। कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है, ठीक है, कंठ तालव्य कौन सा होगा जिसमें कंठ और तालव्य दोनों मिले हुए होंगे, उसी तो कंठ तालव्य बोलेंगे। कंठ और तालव्य दोनों मिले होंगे, उसे कंठ तालव्य बोलेंगे। जैसे ए प्लस ई को हमने मिला दिया, ए प्लस ई को, इसका ए इसकी ई मिला दी, तो कंठ तालव्य हो गया, ठीक है। ए और ई मिलकर हमेशा ए बनते हैं, मैंने पहले बताया था। और जी छोटा ए और ए मिलकर बनते हैं ऐ, ठीक है, ये हो गया कंठ तालव्य। ऐसे ही कंठ ओष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ्य में क्या मिलेगा, ए और ऊ मिलेंगे, ए ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ठीक है। तो ये होगा कंठोष्ठ्य। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं है, ठीक है, ये पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, कंठ तालव्य कंठोष्ठ्य, क्योंकि ये चीज़ें पुरानी हो गई है, अब ये चीज़ें पुरानी हो गई है, पूछ के थक गया है वो भी एग्जामिनर भी, अब उसने स्टार्टिंग करती है इनको पूछने की, ठीक है। नासिक्य व्यंजन, अगर मैं कहूँ नासिक्य व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो नासिक्य व्यंजनों की संख्या होती है 5, ठीक है, डे ने में, ठीक है, ये होते हैं नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन क्या होता है, जो नाक से बोले जाते हैं, ठीक, नाक में बोलते हैं, ठीक है। अब मैं कह दूँ नासिक्य वर्ण, यहाँ पे व्यंजन लिखा होगा, यहाँ पे वर्ण लिखा होता है, फर्क आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 6 वर्ण है, वर्ण है 6, क्यों है 6 वर्ण, क्योंकि इसमें अंग भी जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको व्यंजन में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि एक स्वर है, तो इसलिए हमने नासिक्य वर्ण कर दिया, वर्ण में व्यंजन स्वर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो नासिक्य वर्ण कितने हैं, 6, और नासिक्य व्यंजन कितने हैं, 5, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं वत्सर्य पर। वत्सर्य आज तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन इस बार हो सकता है ये पूछा जाए, ठीक है। तो न, श, ले, रे, जय और रे, ठीक है। ऐसे ही लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन हमेशा होता है रे, क्यों होता है, क्योंकि आप देखिएगा क्योंकि आगे को झुका हुआ है, यानी कि लुढ़कने की कोशिश कर रहा है, लुढ़क जाएगा जैसे कि ये, ठीक है। तो ये होता है लुंठित व्यंजन। आगे चलिए पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, लय, याद रखिएगा पार्श्विक व्यंजन केवल लय होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक ही वर्ड है पार्श्विक व्यंजन, याद रखिएगा। और आगे है आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है, ओ, जैसे मैं लिख दूँ डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर जो ये आधा चंद्र बिंदु लगा होता है, इसको बोलते हैं आगत स्वर, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है
पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में, ठीक है। अगस्त स्वर कौन सा है? ओ, ठीक है। और ये सब कुछ भी ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनके साथ साथ ये भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आजकल एग्जामिनर इनको ज़्यादा पूछ रहा है, आगे आने वाले टाइम में भी इन्हीं पे जोर देगा एग्जामिनर। अच्छे से कॉपी पेन लेके इनको उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अल्पप्राण और महाप्राण पर, ठीक है। अल्पप्राण महाप्राण कैसे पहचानेंगे? देखिए ये है हमारे 25 व्यंजन, ठीक है। ये मैंने इनको बांट लिया अलग अलग भागों में, ठीक है। ये है पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग और ये पांचवा भाग, ठीक है। अल्पप्राण जो हो गए, अल्पप्राण यानी कि जिनके बोलने में कम प्राणों की जरूरत हो, यानी कि जिनके बोलने में कम प्रेशर लगाना पड़े, ठीक है। अल्पप्राण भी होते हैं जिनके बोलने में कम प्रेशर लगाना पड़े। जैसे मैं कह दूँ कै, एकदम से भूल गया, कै, गै भी भूल गया, डह भी भूल गया, ठीक है। कै, खे और जी कै, गै और डह, ये होते हैं अल्पप्राण। अगर मैं कहूँ महाप्राण, महाप्राण कौन कौन से हो गए? जैसे मैंने कहा खे, घै, ठीक है, तो ज़्यादा सांस की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा महाप्राण। अल्पप्राण जिनमें कम वायु की जरूरत होती है, कम प्रेशर लगाने की जरूरत होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं अल्पप्राण। जैसे कै, गै और जी डह, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। कै वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, च वर्ग का भी ऐसे ही पहला, तीसरा, पांचवा और जिस सारे वर्ग के ऐसे ही, ठीक है। अल्पप्राण में कौन कौन से आ जाएंगे? और अल्पप्राण में ये वाला पहला, तीसरा सारा और जी पांचवा सारा, ये तो आएंगे ही। प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में सारे अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको लिखवाते, यह रह अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और ये डह, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन का पहले वाला जो है डह, वो ढह नहीं डह, ठीक है। और जिस सारे के सारे स्वर, एक बात का याद रखिएगा, जिसमें ये तीन चीज आ जाएगी, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीन चीजें होनी चाहिए, तीन लाइन होनी चाहिए, उसमें स्वर हमेशा ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्वर सारे के सारे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। अब जैसे हम महाप्राण पे आते हैं, महाप्राण कौन सा है? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथी लाइन है, ठीक है, यानी कि दूसरी और जी चौथी लाइन, ठीक है, दूसरी और चौथी लाइन है। इनको बोलने में अधिक प्राणों की आवश्यकता होती है, अधिक वायु की आवश्यकता होती है, अधिक प्रेशर लगाने की आवश्यकता होती है, और प्लस में क्या होगा? प्लस में हो जाएंगे उसमें संघर्षी सारे के सारे शह है, और साथ में एक ये उत्क्षिप्त व्यंजन इसका भाई, ठीक है। और ये स्वर क्यों नहीं होगा यहाँ पे स्वर क्यों नहीं होगा? मैंने बताया जहाँ पे तीन आए, तीन लाइन आए, जहाँ पे वहाँ पे स्वर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, जहाँ पे दो रहेगा वहाँ पे स्वर नहीं होगा, ठीक है। इसे आप अच्छे तरीके से उतार लीजिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये तो, ठीक है, नॉर्मल है ये तो पूछे ही जाएंगे, इनका कोई तोड़ ही नहीं है, पूछेंगे ही पूछेंगे इन्हें, ठीक है। तो क्यों आप 2-3 नंबर खराब करते हो? जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो, ठीक है, लिख लो, याद कर लो, ठीक है, 2-4 नंबर आपको मिल ही जाएंगे वर्णमाला से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गए अल्पप्राण और महाप्राण। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अघोष और सघोष, ठीक है। देखते हैं अघोष और सघोष। अघोष कौन सा होता है? पहला और दूसरा, यानी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये क्या होगी? पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये क्या होगी? अघोष, ठीक है। और सघोष क्या होगी? सघोष होगी दूसरी नहीं, तीसरी। और जिस सघोष क्या होगा? चलिए देखते हैं अघोष और सघोष को, ठीक है। अघोष क्या होता है? पहली और दूसरी लाइन, पहली लाइन और दूसरी लाइन, यानी कि अघोष जो होगा वह शुरू के दोनों लाइन होगी, ठीक है। अघोष के लिए कै और ख की पूरी नीचे तक लाइन, ठीक है, यानी कि कै च छ टेर पे, ठीक है, और ख च ठ त भ, ठीक है, ये हो जाएगा अघोष। और साथ में श और अह, इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये चीज़ें तो हो जाती है, सब याद भी कर लेते हैं, लेकिन पूछता वो इनको है, ठीक है। इनको अब पूछना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि टफ बनाने के लिए इनको पूछ लेता है वो, ठीक है। और जी सघोष हो गया तीसरा, चौथा और जी पांचवा। कौन कौन सा हो गया? ये हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, याद रह जाएगा। अघोष यानी कि आगे आने वाले, आगे के 2, सघोष यानी कि पीछे के 3,
ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको जहाँ पे 3 आ जाए वहाँ पे 10 स्वर तो लगने ही लगने हैं, ठीक है। 10 स्वर तो लगने हैं जहाँ पे 3 आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में अंतस्थ व्यंजन ये रैल लेव है ये भी लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बताइए समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्वरों का क्रम। जैसे आज तक आपने बचपन से स्वर पढ़ते हुए आए हैं, एक्चुअल में लिखित में ऐसे नहीं होते, ठीक है। स्वर में सबसे पहले अनुनासिक स्वर लगता है, ठीक है। अनुनासिक स्वर, फिर अनुस्वर, फिर है, ठीक है। इनका क्रम याद रख लीजिएगा। सबसे पहले चंद्र बिंदु वाला, फिर एक बिंदु वाला, ठीक है, फिर पीछे 2 बिंदु वाला, ठीक है, फिर ए आ और ओ तक, ठीक है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं ये स्टार्टिंग में लगेगी, इनका क्रम याद रखना। इस प्रीवियस ईयर में किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी था, ठीक है, तो याद रखिएगा। व्यंजन का क्रम मैंने आपको बताया था, क के बाद अक्षत्रिय लगेगा, जय के बाद आगे ज्ञानी लगेगा, और भाई तय के बाद त्रय त्रिशूल लगेगा, ठीक है, और बस सह के बाद श्रय लगेगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था वर्णमाला का आज का हमारा दूसरा चैप्टर, और लगभग मैंने कोशिश की है कि एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाए, कहीं भी आप कोई दूसरी बुक आपको उठाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कि इनसे अलग कहीं कुछ भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो हिंदी का सिलेबस के बाद जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उन क्वेश्चनों को मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये सारा काम मैं आपका SSC GD से पहले करवाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जिसने भी अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको मेरी क्लास की ज़रूरत है उन तक मेरी क्लास को पहुंचा दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, केवल और केवल पढ़ाई होती है, और एक भी वर्ड मेरे मार्कर से कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। कोई टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, 0% टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।